माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी या जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 5 ऐसी वरीज, चिंताएं, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, आपकी ऐसी वरीज जो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको ये होती ही होती है। चाहे आप कितना मर्ज़ी अपने आप को प्रिपेयर कर लें पेरेंटहुड के लिए, लेकिन तब भी जब आपका बेबी आपके घर आ जाता है तो उसके बाद आपको 2-3 महीने शुरू के जो हैं वो डेली ही आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं और सीधा बेबी को लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इस फेज़ से निकली हूँ और मुझे भी बहुत टेंशन हुआ करती थी अपने बेटे की जब वो न्यूबॉर्न बेबी था, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। हम रिसर्चेस भी करते हैं लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम बहुत कंसर्न होते हैं अपने न्यूबॉर्न को लेकर। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल होती है, उस पर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम टेंशन लेते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जैसे मैं परेशान हुई वैसे आप लोग परेशान नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। शौर्य जब 4-5 दिन का था तो हम डिस्चार्ज होके घर आए, तो उसके बाद से ही मैंने ज़्यादा नोटिस किया। हॉस्पिटल में तो मैं खुद ही ठीक नहीं थी तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्नीजेस कर रहा था। जो नवजात शिशु है उनको बार बार छींक आना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो गई थी क्योंकि शौर्य जो है कोविड के टाइम पे हुआ था और उस टाइम पे स्नीज़ करना बहुत बड़ा मतलब कोविड का जो है सिम्टम था। और मुझे जब मैं घर आई उधर से हॉस्पिटल से तो शौर्य जो है लगातार स्नीज़ कर रहा था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं और उस टाइम पे कोविड जो है बहुत पीक पे चल रहा था और 2020 में। और उसके बाद मुझे बड़ी टेंशन हुई, मैंने कहा कहीं हमको कोविड तो नहीं हो गया, ये वो सो बहुत सारा डिप्रेस हो गई थी मैं उस टाइम पे। वो बहुत क्रूशल टाइम था, लेकिन अब मैं हंसती हूँ क्योंकि अब मैंने उसके बाद मैंने बहुत रिसर्चेस की तो ये नॉर्मल है। मैं हर दूसरे मेरी फ्रेंड्स के भी बेबीज़ हुए हैं तो वो भी बोलते हैं कि यार मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा स्नीजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा छींक रहा है, उसको कोल्ड भी नहीं, उसकी नाक भी नहीं बह रही है। देखिए, अगर नॉर्मल विदाउट एनी सिम्टम्स और कोई सिम्टम्स नहीं है, विदाउट एनी मोर सिम्टम्स लाइक कंजेशन, चेस्ट कंजेशन होना या नोज़ का बहना, रनिंग नोज़ होना, ये सब नहीं है। अगर बेबी दूध ढंग से पी रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है और सिर्फ वो छींक रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो जब अपनी मम्मा के पेट में होता है बेबी तो बहुत कोजी सा होता है, बहुत वार्मथ में होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर के चेंजेस के वजह से, एटमॉस्फेयर के चेंज वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा छींकते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है इसका। अब उस टाइम पे कोविड में तो ये होना मतलब बहुत ज़्यादा वो था क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोविड चल रहा था। मेरे लिए तो बहुत बड़ी टेंशन की बात थी और अभी भी फिर कोविड चल रहा है तो, लेकिन अगर नॉर्मल है और कोई फीवर नहीं है, कुछ नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने बेमतलब की ली थी उस टाइम। सेकंड जो मेरी सबसे बड़ी वरी थी वो थी सॉफ्ट स्पॉट। सॉफ्ट स्पॉट के बारे में मैंने पहले कभी ना पढ़ा था, ना इतना किसी बेबी पे, न्यूबॉर्न बेबी किसी का इतना गौर से देखा था जब तक अपना नहीं हुआ। तो जब शौर्य हुआ तो कुछ टाइम जब मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही थी एक दिन घर पर, तो उस टाइम पे मैंने उसकी यहाँ पे थोड़ा गौर किया कि यहाँ पे उसकी ना स्किन यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट थी। मैंने हाथ लगा के देखा तो ऐसा लग रहा था कि अंदर बोन नहीं है हेड में और इस साइड में, और वो जो स्किन थी ना वो मैं गौर से देख रही थी तो वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं इतनी टेंशन में आ गई कि मैंने सीधा अपने मम्मा को कॉल किया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा इसके सर में तो हड्डी ही नहीं है। आप लोग हंसोगे इस बात में, लेकिन जो मेरी तरह
इनसे सब चीज़ों के नॉलेज नहीं रखती थी मैं पहले। अब मैं बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करती हूँ और शौर्य के होने के बाद ही मैंने इतनी सारी रिसर्चेस किया, क्योंकि मैं बहुत कंसर्न थी। हर कोई अपने बेबी को लेके कंसर्न रहता है। तो उसके बाद मैंने रिसर्चेस करी कि ये तो फिर मैंने पढ़ा कि ये सॉफ्ट स्पॉट होता है। सॉफ्ट स्पॉट या तो यहाँ पे होता है ऊपर, सर के ऊपर, या किसी किसी का बैक में होता है, किसी किसी का। और हर न्यूबॉर्न बेबी का आप देखोगे कि सॉफ्ट स्पॉट होता ही होता है। थोड़ा डेलिकेट एरिया होता है, उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना होता है और थोड़ी केयर चाहिए होती है उस टाइम पे हेड को, यहाँ पे सॉफ्ट उसको, और बार बार इसको छूना भी नहीं चाहिए। मैं देखती थी बार बार कि यार क्या है, और फिर जब मम्मी ने बोला कि वो नॉर्मल है तभी भी मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमें टेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए बोलते हैं सब चीज़ की नॉर्मल है नॉर्मल है। तो जब मैं रूटीन चेकअप के लिए ले गई थी शौर्य को, तो तब मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि ये क्या है, ये कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और टाइम के साथ ये भर जाता है अपने आप, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये भर जाता है। तो मैं हर 6-7 महीने में उसको चेक करती रही कि ये भर रहा है। तो धीरे धीरे जो है वो छोटा 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 होता गया और एकदम भर गया। जब शौर्य 1.5 ईयर का हो गया तो वो पूरा कम्प्लीटली गायब था यहाँ से। यहाँ पे पूरा जैसे हमारा सर है टाइट टाइट वैसा हो गया था, सॉफ्ट स्पॉट गायब हो गया था। तो ये सबसे बड़ी टेंशन थी मेरे लिए तो, क्योंकि सॉफ्ट स्पॉट और यहाँ पे मुझे लगा कि बेबी का कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे बोन नहीं है या कुछ भी, जब तक नॉलेज नहीं होता। तो ये आप भी अपने बेबी के अगर यहाँ पे सर पे गौर से देखेंगे तो वहाँ पे स्किन जो है ऊपर नीचे होती रहती है। जिनके भी न्यूबॉर्न बेबी होंगे और जिनके होने वाले हैं तो उसकी कोई टेंशन मत लेना अगर आपके बेबी के सॉफ्ट स्पॉट है तो। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और ये टाइम के साथ, हर बच्चे का टाइम अलग होता है, किसी का जल्दी ये भर जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद अपने आप ही भर जाता है। जो मेरी वरी थी वो थी हिकअप्स। तो न्यूबॉर्न को आप नोटिस करेंगे कि हिकअप्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो शौर्य को भी हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती थी, और हम फिर उससे कंपेयर करते हैं कि हमको हिचकियाँ आती है तो हम लोग कितना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो हमारा बेबी भी कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बेबी को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है न्यूबॉर्न का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता रहता है, अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो इस वजह से उसको जो है हिकअप्स ज़्यादा आते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि हम लोग, जब हमें हिकअप्स होती है, हम इतने सारे घरेलू उपाय करने लग जाते हैं। कोई कहता है पानी पियो, कोई कुछ करो कुछ करो, तब हमारे हिकअप्स रुकते हैं। लेकिन आप छोटे न्यूबॉर्न बेबी को देखना, उसको जब हिकअप्स होते हैं वो अपने आप ही होते हैं और थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाते हैं। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन किसी किसी का, जैसे शौर्य के साथ होता था, उसका अभी तक होता था कुछ टाइम पहले तक, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि नॉर्मली है। लेकिन उसके बाद वैसे नहीं आने लगे। लेकिन जब भी वो ज़्यादा हंसता था, जब भी वो ज़्यादा ज़ोर से हंसता था तो उसको हिचकियाँ स्टार्ट हो जाती थी। तो जब भी वो ज़्यादा हंसता था, ज़्यादा हम उसको हंसाते थे, हम उसको गुदगुदी करते थे, तो एकदम से उसको हिचकियाँ स्टार्ट हो जाती थी। तो मुझे इसमें टेंशन हुई। तो मैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर नॉर्मल आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हंसने पे ही क्यों आ रही है। तो ऐसा भी होता है और ये भी नॉर्मल है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने पूछा कि मैं उसको हंसाती हूँ तो उसको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हिचकियाँ आती है बच्चों को और कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगी। और अब शौर्य को कितना भी हंसा लो, उसको हिचकी नहीं आती। हंसने पर नहीं आती, जब आनी होती है वो आ ही जाती है, जैसे हम लोगों को आती है। तो ये सब नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसलिए आप फ्री माइंड होकर, आपके बच्चे को हिकअप्स आता है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। फोर्थ जो वरी है वो है गैस। तो मुझे लगता है 100 में से 90% न्यूबॉर्न बेबीज़ को गैस होती ही होती है, क्योंकि कई बेबीज़ का मैंने सुना है कि हाँ मेरे बेबी को गैस हो रही है। और एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस करने वाली मैं हूँ, क्योंकि मेरे बाद ही जो मेरे फ्रेंड्स के हैं वो बेबी हुए हैं अभी इसी साल। तो जब भी वो मुझे ये सब पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो फिर वो मुझे खुद बोलते हैं कि यार तू वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती है इन सब चीज़ों के बारे में, तुझे पता है, तुझे एक्सपीरियंस है।
तो इसीलिए उनके बोलने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कॉल करती रहती हैं कि यार अब मेरा बेबी ऐसा कर रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा नॉर्मल है, तो वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो और मेरे टाइम पे मेरी मम्मा थी, मेरी मम्मा मुझे बताती थी कि ऐसा नहीं है ये, पर फिर भी मैं थोड़ा वो थी कि मुझे लगता था कि मम्मी मुझे टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए मैं अपने आप भी ज़्यादा ही रिसर्च करती रहती थी। तो गैस की प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बेबी जो है पूरा ही हम पे डिपेंड होता है। हम जितना मर्जी उनको दूध पिला रहे, कभी कभी उनको नहीं हो पाता आइडिया कि मेरे को कितना दूध पीना है कितना नहीं पीना है। कभी कभी सोते रहते हैं बेबीज़ और ज़्यादा गैप हो जाता है बीच में दूध मतलब फीड देने की, तो उसके बाद वो एकदम पीते हैं तो फिर उनका थोड़ा डाइजेशन होने में दिक्कत हो जाती है। दूसरा कभी दूध पीते पीते वो जो है अंदर हवा चली जाती है, उनके मुंह के अंदर हवा भी वो कर लेते हैं, तो उस वजह से गैस होना नॉर्मल है बिल्कुल। और मिल्क में ही डिपेंड होते हैं पूरे, ब्रेस्ट फीड या हो फॉर्मूला मिल्क, दोनों से ही गैस हो सकती है। बेबीज़ को थोड़ा उनको पचाने में थोड़ा दिक्कत आती है शुरू शुरू में, इस वजह से उनको गैस होती है। और गैस से बच्चे ज़्यादा अंगड़ाई भी लेते हैं, ये बात हाँ ये मुझे नहीं पता थी, लेकिन शौर्य के टाइम पे शौर्य बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था, वो बार बार अंगड़ाई लेता रहता था। तो उस वजह से मेरे को बहुत टेंशन हुई कि ये अंगड़ाई क्यों ले रहा है, और बिल्कुल इकट्ठा हो जाता था, मतलब ऐसा मुड़ता था ना वो, मेरे को बहुत हो गया। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है इसके साथ, ये ऐसे क्यों ले रहा है अंगड़ाई बार बार। तो मैं डॉक्टर के पास गई फिर एज़ यूजुअल तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि उसको गैस हो रहा है, नॉर्मल है। और गैस के लिए नॉर्मल अगर आप मसाज करते हो पेट की तो वो भी बढ़िया है। एक्सरसाइज कराते हैं बच्चे को पैर की मतलब ऐसे अप डाउन और गैस पास करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी खुद से नहीं कर पाते हैं गैस पास, तो उनको करवानी पड़ती है। तो जब भी उसका गैस जो है पास होता था वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता था और बहुत अंगड़ाई लेता था, बहुत वो लगता था मुझे। तो फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने यही सब बोला कि नॉर्मल है, गैस हो रही है उसको, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए फिर आपके घर में जब न्यूबॉर्न बेबी आता है, अगर आपको लगता है कि उसको गैस की प्रॉब्लम है, तो उसको इतना प्रॉब्लम में डालने से अच्छा है कि उसके लिए गैस की जो है पहले अपने घर में ऑलरेडी ड्रॉप्स रख के रखो। क्योंकि कभी कभी रात को बेबीज़ जो है बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, हमारी नींद भी ख़राब होती है बच्चों के साथ, पूरी रात भर जगना पड़ता है, बच्चों को बहुत गैस हो जाती है और वो सो नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे जो ये ड्रॉप्स आती हैं उनसे एकदम रिलीफ मिल जाता है और बेबी भी रिलैक्स होकर सो जाता है। तो ये ड्रॉप्स रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे कि जहाँ कोई प्रॉब्लम हो बड़ी गैस को लेकर, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और लास्ट मेरा जो रहता था वो होता था डायपर रैश। पर डायपर रैश एक्चुअली शौर्य को इतने हुए नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा वो करती थी। मुश्किल से 2-3 बार हुए हैं उसको डायपर रैश, वो भी जब हम कहीं गए हों या ज़्यादा ऐसे ही होता है। अगर आप टाइम पे डायपर चेंज नहीं कर पाते हो बेबी के, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है बेबी के डायपर को, तो उनको रैश होने लगता है। और एक बेबी जब चलने लगता है तो तब ज़्यादा रैशेज़ होते हैं। जब बेबी बेड में होता है, लेटा रहता है एक जगह में, तब उसको इतना रैशेज़ नहीं होते डायपर से। लेकिन जब डायपर पहन के बेबी चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, तो उसको ज़्यादा रैशेज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम जब ये न्यूबॉर्न था, जब ये चलता फिरता नहीं था, मतलब लगभग 1 साल तक, तो तब उसको कोई रैशेज़ हुए नहीं ऐसे, क्योंकि मैं पहले से कोकोनट ऑयल लगा देती थी। नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो है सही रहता है। अगर आप पहले मतलब थोड़ा खुला छोड़ के थोड़ी देर अगर आप डायपर चेंज कर रहे हो, तो ये नहीं कि एकदम खुला और गीले में ही बच्चे को पहना दिया, तो उसको थोड़ा ओपन भी रखना चाहिए बेबी को। और कभी कभी मतलब मैं ऐसा रखती थी, बीच में 1-2 घंटा गैप उसको खुला छोड़ती थी और बिना डायपर के, और फिर उसके बाद उसको ऑयल की मसाज दे के, थोड़ा ऑयल लगा के उसके जेनिटल एरिया में, उसके बाद उसको डायपर बनाती थी। उसको जब आप एक क्रीम भी रख सकते हो, आजकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल आती हैं रैश
क्रीम्स तो रैश क्रीम्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब मैंने भी यूज़ करी है शौर्य के टाइम पे, जब उसको कभी ज़्यादा रैशेज़ हो गए या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा रैशेज़ की वजह से, तो उसके बाद, या मुझे लगता है कि आज जैसे हम कहीं बाहर हैं और हमें कंटिन्यूस उसको डायपर ही में रखना है, हम उसे खुला नहीं छोड़ सकते, तो आप डायपर पहनाने से पहले उसको रैश क्रीम लगा सकते हैं। अच्छी मार्केट में रैश क्रीम मिल रही है जिससे बहुत मतलब इफ़ेक्टिव होती हैं वो, और आप यूज़ कर सकते हैं, तो रैश की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी नॉर्मल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।